बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। डियर कैंडिडेट्स, एफपीएससी पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो नंबर 11 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले 10 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इसी सीरीज़ की। अगर आपने पहले वाली वीडियोस वॉच नहीं की तो आप उनको भी वॉच कर लें। चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ में जाएँ, वहाँ पर ये तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो नंबर 11 में हम मज़ीद 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं 31 से लेकर 60 तक। ये सेट नंबर 5 का पार्ट 2 है। प्रोफेशनल पार्ट है 30%, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से हमारे ये एमसीक्यूज़ हैं। चलिए जी, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो कि रिमोट कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है रिमोटली, तो उसमें ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस भी शामिल है, ये भी टाइप है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी टाइप होती है, कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी टाइप होती है, और टीवी टेलीकॉन्फ्रेंस ये नहीं होती इसकी टाइप। ठीक है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, टीवी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती टेलीकॉन्फ्रेंस की टाइप। 32, विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल भी अकाउंटेबल होते हैं और ग्रुप भी अकाउंटेबल होते हैं, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग होती क्या है जी? कोऑपरेटिव लर्निंग, इस लर्निंग में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, और उन स्टूडेंट्स के ग्रुप में मोस्टली 3 to 4 कैंडिडेट, 3 to 4 स्टूडेंट्स शामिल होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन करके एक कॉमन गोल, एक कॉमन मकसद के लिए वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ वो हेल्प करके अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल का भी किरदार होता है, और इंडिविजुअल के साथ साथ एज अ होल ग्रुप का भी किरदार होता है। ठीक है, तो एक बंदा पूरे ग्रुप को मुतासिर करता है, और इसी वजह से ये दोनों जो हैं ये अकाउंटेबल होते हैं, इंडिविजुअल भी, हर एक स्टूडेंट भी, और एज अ होल ग्रुप भी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 35 है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू। कोऑपरेटिव लर्निंग किसका मतबादिल है? तो ये जनाब ऑप्शन ए का है, कम्पिटिटिव मॉडल का मतबादिल है। अभी कम्पिटिटिव मॉडल्स क्या होता है? अब इसमें हर स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअली कम्पीट कर रहा होता है, एक मुकाबले की फ़िज़ा होती है, यानी हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट से बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, यानी रेस की कंडीशन होती है। तो ये मॉडल कम्पिटिटिव मॉडल कहलाता है। और इसी के अल्टरनेट कोऑपरेटिव लर्निंग का मॉडल है, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रुप की फॉर्म में एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑपरेशन की जाती है। ठीक है, जिसमें ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और एज अ होल एक आउटकम, एक गोल की जानिब बढ़ा जाता है। तो ज़्यादा बेहतर कौन सी होगी? कोऑपरेटिव लर्निंग, ये जो मॉडल है ये बेहतर है। 34, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स इज़। तो कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रुप में स्टूडेंट होते हैं वो 3 से 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाता है। 35, द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़। इसेंशियल, ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग की कौन से हैं जी? इसमें ऑप्शन बी है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव लर्निंग का। भी होता है क्या पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि एक दूसरे पर वो डिपेंड इस तरह से कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इसमें चूंकि ग्रुप बनाए जाते हैं तो एज अ होल उन्होंने एक मकसद के लिए काम करना होता है स्टूडेंट्स ने। तो मिसाल देता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है, उस पर 4 स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो अगर एक स्टूडेंट काम नहीं करेगा या पीछे रह जाएगा तो इससे एज अ होल वो मुतासिर होगा, वो जो प्रोजेक्ट है उसकी डिलीवरी टाइमली नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक स्टूडेंट कोशिश करता है कि अपने साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी लेके चले। फॉर एग्जांपल अगर टीम लीड है तो टीम लीड चारों स्टूडेंट्स को लेके चलेगा। ठीक, ग्रुप लीडर जो है वो तीनों स्टूडेंट्स को लेके चलेगा एज अ होल एक प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने में। तो ये जो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक दूसरे पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। एक की नाकामी वो एज अ होल ग्रुप की नाकामी हो सकती है, और एक मतलब सबकी जो कामयाबी ग्रुप को कामयाब बना सकती है, प्रोजेक्ट को कामयाब बना सकती है। द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड, एक स्टूडेंट पसंद करता है कि वो अपना ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजारे जी?
पीयर्स के साथ गुजारे। पीयर्स जोड़े को यानी हम उम्र को कहते हैं। हम उम्र को ऐसे मतलब ऐसा एक स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट को लाइक करता है, उसके साथ टाइम गुजारना जो कि सेम इंटरेस्ट रखता हो, सेम उसके एज ग्रुप का हो, यानी सेम उसके एज का हो और इंटरेस्ट भी सेम हो और मोस्टली जेंडर भी सेम हो। ठीक है, तो मतलब जो पीयर्स इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ज़्यादातर टाइम पीयर के साथ गुजारना चाहता है। 37 है पीयर कल्चर कंस्टिट्यूट्स कहते टू मेक अप बनाना। ठीक है, सोशलाइजेशन पीयर कल्चर है, ये क्या चीज़ बनाता है, ये मुआशरा बनाता है। सोशलाइजेशन मुआशरती एक अच्छा पहलू है। ठीक है, सोशलाइजेशन इसका करेक्ट है। पीयर कल्चर कंस्टिट्यूट सोशलाइजेशन। 38 विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का एडवांटेज कौन सा नहीं है? तीनों ऊपर वाले एडवांटेज हैं। बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर, ये इसका मेन प्राइमरी एडवांटेज नहीं है टीम टीचिंग का। 39 द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज। द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्या मकसद होता है, क्या इसकी हाइपोथेसिस क्या मतलब मकसद के तहत ये टीम टीचिंग की जाती है? द बेस्ट टीचर इन द स्कूल आर शेयर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट, मतलब एक बेहतरीन टीचर जो है स्कूल में वो बहुत सारे स्टूडेंट उसको शेयर कर रहे थे, उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे होते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट है टीम टीचिंग का। 40 CAI स्टूडेंट, CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के ज़रिए से जो टीचिंग करवाई जाती है, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, कोई ऑटोमेशन कोई प्रोग्राम हो गया जिससे स्टूडेंट को टीच करवाया जाता है, असिस्ट किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उनको लेक्चर दिया जाता है वीडियो की फॉर्म में, सिमुलेशन की फॉर्म में। ठीक है, क्या ये तमाम चीज़ें प्रोजेक्टर की फॉर्म में ये CAI के ज़िम्मे में आती हैं। ठीक। 41 विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI का मोड कौन सा नहीं होता? क्वेश्चन मोड, यानी उसमें आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते जिस तरह से आप लाइव क्लास में टीचर से कर रहे होते हो, क्योंकि एक प्रोग्राम है जिसने चल जाना है, एक सिमुलेशन है जिसने प्ले हो जाना है, एक वीडियो है जिसने प्ले हो जाना है प्रोजेक्टर पर, एंड दैट्स इट, लेक्चर डिलीवर हो गया, तो आप उससे रिटर्न में QA सेशन नहीं कर सकते, तो ये मोड यहाँ पर नहीं होता। बाकी ट्यूटोरियल मोड होता है, यानी आपने कोई ट्यूटोरियल देख लिया। ड्रिल मोड होता है, प्रैक्टिस आपको करवाई जा सकती है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिस पर आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते, तो ड्रिल मोड भी एग्जिस्ट करता है CI में। सिमुलेशन मोड भी, ऑफकोर्स सिमुलेशन भी हो सकती है जिससे आपको कोई टॉपिक कोई कंसेप्ट समझाया जाता है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ करवाई जाती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मोड है ना, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। 42 एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज दैट स्टूडेंट। साइकोमोटर डोमेन, अच्छा देखें जी, 3 किस्म के डोमेन होते हैं, एक कोग्निटिव डोमेन होता है, एक अफेक्टिव डोमेन होता है और तीसरा साइकोमोटर डोमेन होता है। तो इस साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है जी, ये प्रैक्टिकल जो काम होता है ना, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इस डोमेन में करवाई जाती हैं, इस डोमेन में होती हैं साइकोमोटर डोमेन में, परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है जी 43 ability to develop a lifestyle based upon the preferred value system is। अच्छा, यहाँ पर आपको कॉग्निटिव डोमेन के बारे में भी बता दूँ। देखिए जी, कॉग्निटिव डोमेन में कैसे सीखा जाता है, एक नॉलेज है वो डिलीवर हो गया, ठीक है, नॉलेज ट्रांसफ़र हो गया, नॉलेज लेक्चर की फॉर्म में वो डिलीवर, वो उस तरीके से नॉलेज को इल्म को सिखाया जाता है। और दूसरा जो अफेक्टिव डोमेन में, उसमें जज्बात होते हैं, इमोशंस होती हैं। रिपीटिंग इफेक्टिव डोमेन में एटीट्यूड और इमोशंस के ज़रिए से चीज़ समझाई जाती है। ठीक है, तो ये वो एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है जिसमें इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है, एटीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ साइकोमोटर, जो कि हमने बात की कि ये टोटली बेस्ड करता है प्रैक्टिकल पे, एक्सपेरिमेंट्स पे। 43 एबिलिटी टू डेवलप और लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन दी प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम इज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, करेक्टराइजिंग, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 44 एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन की एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि ये डिस्क्राइब अ टॉपिक, नॉलेज, एक लेक्चर डिलीवर कर दिया, ठीक है, एक टॉपिक है उसके बारे में बयान कर दिया, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ये एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है जिसमें एक टॉपिक डिलीवर किया जाता है, एक लेक्चर डिलीवर कर दिया जाता है, नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाता है। 45 एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज। हाइएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की कौन सी है जी? सबसे
टॉप पे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑप्शन सी। आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। 46 स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ लेबॉर्ट्री अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जो स्टूडेंट्स अपने एक अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन, किसी खास स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक लेबॉर्ट्री अपने जहन में डिज़ाइन करता है, तो वो जो लेबॉर्ट्री है उसका मकसद क्या होता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी किसी अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाना, ठीक है, कोई नई चीज़ क्रिएट करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। A student can design a laboratory according to certain specification. ऑप्शन बी इसका जवाब सिंथेसिस। 47 the number of domain in taxonomy of educational objective is the number of domains in taxonomy। जैसे मैंने बताया कि इसकी 3 डोमेन है, पहले भी बता चुका हूँ। कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, और तीसरा ये जो हमने अभी बात की साइकोमोटर डोमेन की, ठीक है। तो ये 3 डोमेन्स होती हैं। 48 the highest level of cognitive domain is, highest level of cognitive domain, तो ये highest level evolution होता है, ये भी हो चुका। 49 the process of determining the value or worth of anything is evaluation, ये भी इसका डी करेक्ट आंसर। एवोल्यूशन, किसी चीज़ की वर्थ फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको एवेल्युएट किया जाता है, एवोल्यूशन करेक्ट है। 50 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइड इनटू, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइड इनटू 3 डोमेन्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 51 की तरफ चलते हैं। 51 क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन, कब प्रेजेंट हुई टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, 1956 1956 में। किसने प्रेजेंट की? द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय ये बेंजामिन एस ब्लूम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट, जब इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी कहा जाता है। 53 कॉग्निटिव डोमेन हैव, कॉग्निटिव डोमेन हैव। अब यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन के जो सब ग्रुप्स हैं वो देख लेते हैं जी। कितने सब ग्रुप हैं? 6 सब ग्रुप्स हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? नॉलेज, रिमेंबरिंग समथिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन, टू अंडरस्टैंड समथिंग, और तीसरा एप्लीकेशन, यानी वो जो नॉलेज है और जिसको आपने समझ लिया है उसको अप्लाई करना, प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन। उसके बाद एनालाइज है, फोर्थ सब ग्रुप एनालाइजिंग। सिंथेसिस को कोई नई चीज़ क्रिएट करना, तो इसको क्रिएशन भी कहते हैं, क्रिएटिंग। एवोल्यूशन, एवोल्यूटिंग, इसका जो हायर लेवल है लास्ट सब ग्रुप वो एवोल्यूशन है, ठीक है। और इसका जो लोअर लेवल है ना वो नॉलेज है, ठीक है। आगे आएगा ये भी MCQ। 54 है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, ये देखें आ गया नॉलेज, ऑप्शन सी इसका लोअर लेवल ऑफ लर्निंग है। 55 द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, ये फिर रिपीट हो रहा है, एवोल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 56 द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स कॉग्निटिव डोमेन इज, देखिए मैंने अभी आपके साथ बात की है 6 सब ग्रुप्स की, तो इसकी उसकी जो सीक्वेंस होती है, राइट सीक्वेंस, वो कौन सी है जी? देखिए सबसे पहले नॉलेज होता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसकी एप्लीकेशन होती है, एनालाइज होता है, सिंथेसिस होता है, और एट द एंड एवोल्यूशन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। 57 नोविंग, जिसको मेमोराइजिंग भी कहते हैं, एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न, तो ये किस चीज़ से कंसर्न करते हैं? नॉलेज से कंसर्न करता है, इसके फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग से, कॉग्निटिव डोमेन के। नेक्स्ट है जनाब 58 क्वेश्चन है। 58 टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, टू ग्रास्प द मीनिंग, ठीक, किसी चीज़ का मतलब निकालना, मतलब समझना, तो ये कॉम्प्रिहेंशन होता है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा। अच्छा नेक्स्ट है 59 टू यूज़ प्रीवियस लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज़, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। जो चीज़ें आपने सीखी होती हैं उसको एक नई सिचुएशन में, नए सूरत हाल में अप्लाई करना, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन। 60 लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज, जैसे मैंने बताया कि एक नॉलेज को, एक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनालिसिस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को कुछ मिला होगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए पेडागोजी के सॉल्व PDF फॉर्मेट में, तो आप उसके लिए हमारा स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, अब इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप हमसे ये नोट्स ऑर्डर करवा सकते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट पर infostar.com, वहाँ पर भी जाकर आप काफ़ी हद तक तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मौजूद हैं,
आप उन प्लेलिस्ट की मदद से भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।